तो आज का डीएनए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम आपको आजादी के मतवालों के बारे में बताएंगे। 23 मार्च 1931 का दिन याद कीजिए। ये वही दिन था जब महान क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम हरी राजगुरु ने फांसी के फंदे को आजादी का आभूषण मानकर अपने गले में डाल लिया था। शहीद भगत सिंह कहते थे कि बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती, क्रांति की तलवार विचारों की सान पर तेज होती है। भगत सिंह भारत को अंग्रेजों की बेड़ियों से स्वतंत्र देखना चाहते थे, लेकिन आजादी से 16 साल 4 महीने और 23 दिन पहले ही उन्हें फांसी दे दी गई और हंसते हुए उन्होंने अपनी शहादत को गले लगा लिया। शहीद भगत सिंह कैसा भारत चाहते थे, आज डीएनए में हम इसी का विश्लेषण करेंगे। इसके साथ ही हम देश के नौजवानों को यह भी बताएंगे कि वो भगत सिंह से क्या सीख सकते हैं और भगत सिंह के लिए अटूट प्रेम का अर्थ क्या था। यानी आज का हमारा ये विश्लेषण पूरी तरह भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को समर्पित है और हम चाहते हैं कि इस कीमती विश्लेषण को आज आप जरूर देखें। इंकलाब की धुरी पर आजाद भारत की नींव डालने वाले भगत सिंह के विचार आज भी ऊर्जा से भरे हुए हैं। भारत की आजादी के लिए उन्होंने सिर्फ 23 साल की उम्र में शहादत दे दी थी। सोचिए, उस समय भगत सिंह सिर्फ 23 साल के थे, लेकिन उनके जीवित रहने की शर्तें और सिद्धांत बिल्कुल अलग थे। एक चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि मैं आज एक ही शर्त पर जिंदा रह सकता हूं, अब मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तान की क्रांति का प्रतीक बन चुका है। क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है, इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊंचा मैं हरगिज नहीं हो सकता। शायद आपको पता नहीं होगा कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को पहले फांसी देने की तारीख 24 मार्च तय की गई थी, लेकिन ये वो दौर था जब अंग्रेजी हुकूमत भगत सिंह के विचारों से कांप रही थी। लेकिन भगत सिंह के चेहरे पर साहस झलक रहा था और वो हंस रहे थे। जब उनके पास फांसी के लिए तैयार होने की सूचना पहुंची, तब भी इन क्रांतिकारियों के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। लाहौर जेल का कोना कोना इंकलाब जिंदाबाद के नारों से गूंज रहा था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के हाव भाव देखकर लग रहा था जैसे इन्हें इसी शुभ मुहूर्त का इंतजार था। और भगत सिंह ने अपनी एक चिट्ठी में इसका जिक्र भी किया था। उन्होंने लिखा था कि मेरे मन में कभी कोई लालच फांसी से बचे रहने का नहीं आया। मुझसे अधिक भाग्यशाली कौन होगा। आजकल मुझे स्वयं पर बहुत गर्व है। मुझे अब पूरी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतजार है। कामना है कि ये और जल्दी आ जाए। भगत सिंह द्वारा लिखी गई ये बातें आज भी करोड़ों लोगों की संवेदनाओं को छू लेती हैं। सोचिए, वो फांसी के फंदे से कुछ ही दूर थे, उनकी शहादत का समय था, लेकिन वो हंस रहे थे और इसलिए हंस रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि उनकी शहादत स्वतंत्रता के अंकुर बनकर इस धरती पर फूटेगी। उन्हें लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी, लेकिन फांसी से पहले पूरी जेल इंकलाब जिंदाबाद के नारों से महक रही थी। उस समय अचानक कैदियों से कहा गया था कि वो अपनी अपनी सेल में यानी कोठरी में चले जाएं। जल्द ही जेल में यह खबर फैल गई कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को आज ही फांसी होने वाली है। कहते हैं कि इसके बाद जेल में सिर्फ 3 लोग खुश थे और वो थे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, क्योंकि तीनों देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले थे। उन तीनों के अलावा जेल के बाकी कैदियों में शोक और सन्नाटा फैल गया। कैदियों में अपने क्रांतिकारियों को एक बार देख लेने की और निशानी के तौर पर उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली किसी भी वस्तु को पाने की होड़ लग गई और इस तरह से भगत सिंह का पेन, उनकी कंघी, उनकी घड़ी शहादत के प्रतीक चिन्ह बन गए। भारत के ये 3 बेटे हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर चढ़ गए। देश प्रेम के गीत गाते हुए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने मृत्यु का स्वागत किया था और अपनी शहादत को क्रांति की आग बना दिया था। हालांकि उन्हें फांसी देने में जेल के कर्मचारी और अधिकारियों के भी हाथ कांप रहे थे। फांसी से पहले तीनों को नहलाया भी गया था और फिर उन्हें नए कपड़े पहनाकर जल्लाद के सामने लाया गया था। यहां एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके बाद जब भगत सिंह का वजन नापा गया तो उनका वजन काफी बढ़ा हुआ था। कहते हैं कि फांसी की सजा के ऐलान के बाद भगत सिंह का वजन बढ़ गया था। उस समय भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पूरे भारत के आदर्श पुरुष बन चुके थे। युवाओं की टोलियां भारत की गली गली में वंदे मातरम के नारे लगा रही थी। आंदोलन की आग को देखकर अंग्रेज अधिकारियों के पसीने छूट रहे थे। उनकी मांग की जा रही थी और अंग्रेजों को भी विद्रोह का डर सता रहा था। यही वजह है कि तय तारीख से एक दिन पहले ही तीनों को
फांसी की सजा दे दी गई। आज बहुत से लोगों को यह पता नहीं होगा कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस मामले में फांसी दी गई थी। तो आज हम आपको इसके बारे में भी विस्तार से बताना चाहते हैं। ये बात वर्ष 1928 की है, जब 30 अक्टूबर को साइमन कमीशन यानी 7 अंग्रेजों का एक दल लाहौर पहुंचा था। इस कमीशन की स्थापना वर्ष 1927 में हुई थी, जिसका मकसद था भारत में संविधान सुधारों पर काम करना और ब्रिटिश शासन की शक्तियों में परिवर्तन कर इन्हें और मजबूत बनाना। जब 30 अक्टूबर को कमीशन के सभी सदस्य लाहौर पहुंचे तो उनका विरोध हुआ। विरोध की एक बड़ी वजह यह थी कि इस कमीशन में एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, जबकि संविधान सुधार भारत की व्यवस्था को लेकर थे। ऐसे में लाला लाजपत राय ने क्रांतिकारी दल का नेतृत्व किया और इस कमीशन के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। अंग्रेज इस विद्रोह से इस कदर घबरा गए थे कि उन्होंने दमन करना शुरू कर दिया। तब जेम्स ए स्कॉट लाहौर का सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस था और उसने लाला लाजपत राय और दूसरे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के आदेश दे दिए। इस दौरान लाला लाजपत राय पर भी निर्ममता से लाठियां बरसाई गईं और वो बुरी तरह घायल हो गए। इस क्रूर लाठीचार्ज के 18 दिन बाद 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मौत हो गई और उनकी इस मौत ने क्रांतिकारियों को रोष से भर दिया और इसके बाद यह तय हुआ कि उनकी मौत का बदला लिया जाएगा। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद समेत कई क्रांतिकारियों ने मिलकर जेम्स स्कॉट की हत्या कर बदला लेने की योजना बनाई थी और इसके लिए ठीक एक महीने बाद 17 दिसंबर की तारीख चुनी गई। तय हुआ था कि जेम्स स्कॉट की गोलियों से भूनकर हत्या की जाएगी, लेकिन क्रांतिकारियों के गलत निशाने से सब कुछ बदल गया। गोलियां भगत सिंह और राजगुरु ने चलाई थी, लेकिन इनका निशाना जेम्स स्कॉट की जगह जॉन सॉन्डर्स बना, जो लाहौर का एएसपी था, और उसकी मौत हो गई। हालांकि यहां यह भी कहा जाता है कि भगत सिंह और राजगुरु ने जॉन सॉन्डर्स पर ही गोली चलाई थी, क्योंकि वो भी लाला लाजपत राय पर हुए क्रूर लाठीचार्ज का हिस्सा था। 1928 की इस घटना में भगत सिंह और राजगुरु पकड़े नहीं गए थे और इस मामले की जांच चल रही थी। हालांकि इस जांच के बीच क्रांतिकारियों ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई। ये बात 8 अप्रैल 1929 की है। उस दिन क्रांतिकारी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली, जो आज संसद भवन है, उसमें बम फेंककर धमाका किया। यह विस्फोट उस समय अंग्रेजों द्वारा लाए गए नए कानून के विरोध में था, जिसके तहत ब्रिटिश सरकार बिना सबूतों के भी लोगों को गिरफ्तार कर उन्हें जेलों में रख सकती थी। इस धमाके का एक और उद्देश्य था और वो ये कि अंग्रेजों की गूंगी बहरी सरकार को जगाना। उस समय क्रांतिकारियों ने तय किया था कि पहले वो सेंट्रल असेंबली में बम धमाके करेंगे, जिसमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। फिर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त अपनी गिरफ्तारी देंगे और बाद में अदालत को मंच बनाकर आजादी के सूत्र वाक्य का प्रचार प्रसार कर पूरे देश में किया जाएगा। जैसा सोचा गया था वैसा हुआ भी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त इस बम धमाके के बाद गिरफ्तार हो गए और दोनों को दिल्ली के अलग अलग पुलिस थानों में रखा गया ताकि उनसे पूछताछ हो सके। आज हमारे पास भगत सिंह के खिलाफ इस मामले में हुई एफआईआर की एक कॉपी भी मौजूद है, जिसे आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यही है वो एफआईआर की कॉपी जो आप इस वक्त देख रहे हैं। तो ये एफआईआर की कॉपी आप देख रहे हैं और देखिए, हम इतिहास के पन्नों को टटोलकर आपको उस दौर में लेकर जा रहे हैं जब ये एफआईआर की गई थी और उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। और ये जो एफआईआर आप देख रहे हैं ये उर्दू में लिखी गई है और सेंट्रल असेंबली में बम धमाके के दौरान भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने पर्चे भी फेंके थे, जिन पर लिखा था कि बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत पड़ती है। भगत सिंह की गिरफ्तारी इसी मामले में हुई थी, लेकिन बाद में जब इन पर्चों की जांच शुरू हुई तो ब्रिटिश सरकार को पता चला कि जॉन सॉन्डर्स की हत्या में भी भगत सिंह शामिल थे और इस मामले में उनके खिलाफ अलग से मुकदमा चला। इसे लाहौर षड्यंत्र केस भी कहा जाता है, जो उस समय काफी चर्चित हुआ था। यह मुकदमा 5 मई 1930 को शुरू हुआ और 11 सितंबर 1930 तक चला और आखिर में 17 अक्टूबर 1930 को अदालत ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी का फैसला सुना दिया।
हालांकि सेंट्रल असेंबली में बम धमाके के बाद जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की गिरफ्तारी हुई, तब उनकी तरफ से एक बयान भी जारी किया गया था। इसमें उन्होंने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए बहुत ऊंची आवाज की आवश्यकता होती है। हम विदेशी सरकार को यह बता देना चाहते हैं कि हम सार्वजनिक सुरक्षा और औद्योगिक विवाद के दमनकारी कानूनों और लाला लाजपत राय की हत्या के विरोध में देश की जनता की ओर से ये कदम उठा रहे हैं। हम इंसान का खून बहाने की विवशता पर दुखी हैं, लेकिन क्रांति द्वारा सबको समान स्वतंत्रता देने और मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण को समाप्त कर देने के लिए क्रांति में कुछ न कर पाना, रक्तपात इसके लिए जरूरी है। भगत सिंह की इन बातों से साफ है कि वो बम और पिस्तौल के समर्थक नहीं थे और वो हिंसा का भी समर्थन नहीं करते थे। उनका मानना था कि जब शोषण बहुत बढ़ जाता है और क्रांति का सुर धीमा पड़ने लगता है, तब बहरे कानों को सुनाने के लिए तेज धमाकों की जरूरत होती है। हालांकि आज ये समझने का भी दिन है कि भगत सिंह के मुकदमे में कैसे ब्रिटिश सरकार ने नियमों का उल्लंघन किया था। भारत के तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने 1 मई 1930 को भगत सिंह के मामले में जल्दी फैसले के लिए एक अध्यादेश पास किया था, जिसके तहत हाईकोर्ट के 3 जजों का एक स्पेशल ट्राइब्यूनल बनाया गया, जिसका एकमात्र मकसद था भगत सिंह को जल्दी से जल्दी फांसी की सजा देना। अहम बात यह है कि इन तीनों जजों के फैसले को भारत की ऊपरी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। अपील के लिए सिर्फ एक विकल्प दिया गया था, जो काफी मुश्किल था। इसमें इंग्लैंड की प्राइवेट काउंसिल में ही इस फैसले को चुनौती देने की छूट थी, यानी यह विकल्प पूरी तरह दिखावटी था। बड़ी बात यह है कि जजों के सामने 12 मई 1930 को भगत सिंह और उनके साथियों पर ब्रिटिश पुलिस ने अदालत के अंदर ही गंभीर हमला किया था, जिसमें क्रांतिकारी अजय घोष, कुंदन लाल और प्रेमदत्त अदालत में ही बेहोश हो गए थे। इसके बाद ही क्रांतिकारियों ने अदालत की कार्यवाही में हिस्सा लेने से मना कर दिया था। नियमों का उल्लंघन सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। जब भगत सिंह के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलाया जा रहा था, तब उनके वकील राम कपूर ने अदालत से 457 गवाहों से सवाल पूछने की इजाजत मांगी थी, लेकिन उन्हें सिर्फ 5 लोगों से ही सवाल पूछने की मंजूरी मिली। यानी भगत सिंह के खिलाफ एक तरफा मुकदमा चलाया गया और ब्रिटिश सरकार ने न्याय के सिद्धांत का भी गला घोंट दिया। और इस तरह 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुना दी गई। शहीद भगत सिंह एक क्रांतिकारी होने के साथ ही महान विचारक भी थे, जिसकी झलक उनके द्वारा लिखी गई कुछ चिट्ठियों में भी दिखती है। इनमें एक चिट्ठी उन्होंने 5 अप्रैल 1929 को अपने सहयोगी और स्वतंत्रता के नायक सुखदेव को लिखी थी। इस चिट्ठी में वो बताते हैं इंसानों के बीच कैसे प्रेम संबंध होने चाहिए। वो लिखते हैं कि जहां तक प्यार के नैतिक स्तर का संबंध है, मैं ये कह सकता हूं कि ये एक भावना से अधिक कुछ भी नहीं है। प्यार सदैव मानव चरित्र को ऊंचा करता है, कभी भी नीचा नहीं दिखाता। बस शर्त है कि प्यार प्यार हो। वो ये भी लिखते हैं कि सच्चा प्यार कभी भी सृजित नहीं किया जा सकता, ये अपने आप ही आता है। कब, ये कोई नहीं कह सकता। आजकल प्रेम के साथ लोगों में छल और कपट की भावना भी रहती है। हम प्यार तो करते हैं, लेकिन लालच और फायदा की भावना से कभी उठ नहीं पाते, और यही वजह है कि लोग प्रेम के लक्ष्यों को भी हासिल नहीं कर पाते। आपसी रिश्तों में कड़वाहट, परिवारों में झगड़ा, मनमुटाव, अपने देश के प्रति नाराजगी का भाव इसी से ही व्यक्त करता है। और भगत सिंह के नजरिए से ये प्रेम नहीं हो सकता। भगत सिंह जब जेल में बंद थे, तब उन्होंने अपने छोटे भाई कुलतार सिंह को एक आखिरी चिट्ठी भी लिखी थी, जिसमें उन्होंने उर्दू की नज्म भी लिखी थी। इसकी आखिरी पंक्तियां थीं, खुश रहो अहले वतन, अब हम तो सफर करते हैं। भगत सिंह ने अपनी शहादत से एक दिन पहले 22 मार्च 1931 को भी एक चिट्ठी लिखी थी। इसमें उन्होंने लिखा था, अगर मैं फांसी से बच गया तो क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा या संभवतः मिट ही जाएगा। लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी पर चढ़ने की सूरत में देश की माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की उम्मीद करेंगी, और देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी ज्यादा हो जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद के बूते की बात नहीं रहेगी। यानी अपनी शहादत से कुछ घंटे पहले तक भगत सिंह के मन में क्रांति की ज्वाला भड़क रही थी, जिसका उन्होंने करोड़ों लोगों के मन में संचार भी किया।
आज हमने भगत सिंह से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी आपके लिए निकाली हैं, जिन्हें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये तस्वीर जो हम आपको दिखाने वाले हैं भगत सिंह के जूतों की है, जो उन्होंने अपने साथी क्रांतिकारी जयदेव कपूर को दिए थे। और इसके अलावा एक घड़ी भी उन्होंने सेंट्रल असेंबली में बम धमाका करने से पहले जयदेव कपूर को दी थी। और इस घड़ी का भी काफी पुराना इतिहास है। सबसे पहले यह घड़ी गदर पार्टी के एक सदस्य ने फरवरी 1915 में खरीदी थी। इसके बाद रास बिहारी बोस ने यह घड़ी बंदी जीवन के लेखक शचीन्द्र नाथ सान्याल को दे दी और सान्याल ने से यह घड़ी भगत सिंह को भेंट में मिली। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने जब सेंट्रल असेंबली में बम धमाका किया, तब उन्होंने खाकी रंग की कमीज पहनी थी। आज इस कमीज की कुछ तस्वीरें भी हमने आपके लिए ढूंढ कर निकाली हैं, जो आप इस वक्त देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। और इसके अलावा ये तस्वीर जो हम आपको आगे दिखाने वाले हैं, एक पेन की तस्वीर है जिससे उनकी फांसी की सजा लिखी गई थी। देखिए, ये है वो पेन, फांसी की सजा इसी पेन से लिखी गई थी। तो ये ऐतिहासिक पेन है जो आप इस वक्त देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। और ये जो तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये बहुत ही दुर्लभ हैं, ऐतिहासिक हैं। ये समृद्ध जो इतिहास है हमारा, उसी की बानगी आप इस वक्त देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। उनकी शर्ट, उनकी घड़ी, उनका पेन, उनके जूते। और भगत सिंह ने अपनी बहन को जो आखिरी चिट्ठी लिखी थी, उसे भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा भगत सिंह को जेल में शेविंग पाउडर भी दिया गया था। यह चिट्ठी आप इस वक्त देख रहे हैं जो उन्होंने लिखी थी। और जेल में शेविंग पाउडर भी उन्हें दिया गया था, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। और आज हम आपको शहीद भगत सिंह के पुश्तैनी गांव भी ले जाना चाहते हैं, जो पंजाब के नवा शहर में है। यहां से हमने आपके लिए ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, जो आपको शहीद आजम भगत सिंह के बारे में काफी कुछ बताएगी। देखिए ये रिपोर्ट। हमसे बढ़कर जिंदगी को कौन कर सकता है प्यार, अगर मरने पे आ जाए तो मर जाते हैं। मरकर भी दफन रह सकते नहीं, लाल फूल बन के वीरानों पे छा जाते हैं। जाग उठते हैं तो सूली पे भी नींद आती नहीं, वक्त पड़ जाए तो अंगारों पे सो जाते हैं। ये अस्थियां इस देश के लिए पूजनीय होनी चाहिए। ये उस महान शख्सियत की निशानी है जिसने देश की आजादी की खातिर अपना बचपन, अपनी जवानी कुर्बान कर दी। जिस उम्र में आजकल युवा खुद का भविष्य सोचते हैं, उस उम्र में उसने देशवासियों के लिए सोचा था। ये भगत सिंह की अस्थियां हैं। ये तस्वीरें, ये वस्तुएं उस दौर की याद दिलाती हैं जब भगत सिंह जिंदा थे। ये उस दौर की याद दिलाती हैं जब इस युवा के दिल में देश की आजादी की पहली लौ जली थी। भगत सिंह उस वक्त मात्र 12 साल के थे और जलियांवाला बाग कांड के दर्द को उस उम्र में देखा था। लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे खून का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। जी हां, ये शहीद आजम भगत सिंह ने ही लिखा था और आज हम उन्हीं की बात करेंगे। आज हम उनके पैतृक गांव खटकल कला, जो कि नया शहर के पास है पंजाब में, वहां पहुंचे हैं और आज हम आपको रूबरू कराएंगे प्रोफेसर जगमोहन, जो कि उनके भांजे हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर साहब आपका। धन्यवाद आपका। आज जानना चाहेंगे क्योंकि बड़े सारे ऐसे पन्ने हैं जो लोगों को देश और दुनिया में नहीं पता है। अब आप बड़े अच्छी जगह पर हैं, क्योंकि ये संग्रहालय जो है ये उसको एक सिंबलाइज करता है। जैसे ये जो फोटो है उनकी, ये 12 साल की एज की पहली फ़ोटो है और ये वही टाइम है जब वो जलियांवाला बाग मतलब की खबर सुन के वहाँ गए।
तो मैंने ये देख रहा था भाई इनके मन में क्या था, क्योंकि उनके दादाजी ने उनके एक ही संदेश दिया था कि किसी बात को जस्ट सुन के सच्चाई नहीं माननी, उसको वेरीफाई करो। तो ये उनका पहला था कि मैं खुद जाके देखूं कि वाकई इतना जुल्म हुआ है। तो वो जब वहाँ गए तो फिर उन्होंने वहाँ से वो मिट्टी लेके आए। मेरे मदर उनसे 3 साल छोटे थे, तो उनसे उन्होंने कहा कि देखिए विदेशी कितना जालिम हो सकता है। हम जिस जगह मौजूद हैं वो जगह दिल्ली से 344 किलोमीटर दूर पंजाब के नवाज शहर में है, जिसका नाम अब बदलकर शहीद भगत सिंह नगर कर दिया गया है। हम भगत सिंह के पैतृक गांव खटकर कलां पहुंचे हैं, जहां एक म्यूजियम में शहीद भगत सिंह और उनके साथियों की निशानियां रखी हुई हैं। हमने यहां पर जब शहीद आजम के भांजे प्रोफेसर जगमोहन सिंह से बात की तो उन्होंने उनसे जुड़ी कई बातें बताई। प्रोफेसर साहब, ये क्या है? पूरे ये फैमिली ट्री बनाया गया ताकि आप उसको देख सकें। जैसे ये फतेह सिंह उनके परदादा हैं, तो इसमें एक और खूबसूरती है कि इसमें जो लेडीज़ हैं घर की उनका भी है। सार्जेंट सिंह हैं, उनके साथ जैक और है, उनकी भी आती है। तो ये फिर साकेशन सिंह हैं, तो जो नानी जी हमारे विद्यावती ये भगत सिंह के पिताजी हैं। ये सब भगत सिंह के चाचा जी अजीत सिंह हैं जो 40 साल जलावतन रहे, और ये साथ स्वर्ण सिंह हैं जिनकी 23 साल की उम्र में ही 1910 में शहीदत हुई थी। शहीद भगत सिंह के परिवार द्वारा बनाए गए इस म्यूजियम में भगत सिंह से जुड़ी कई चीजें हैं। इनमें उनसे जुड़ी तस्वीरें हैं जिसमें वो 15 साल की उम्र में दिख रहे हैं। एक तस्वीर ये भी है जिसमें शहादत से पहले उनके साथियों की तस्वीरें हैं। इसके अलावा उनकी एक बहुत पुरानी और प्रसिद्ध तस्वीर है जिसमें वो एक चारपाई पर बैठे हैं और उस इलाके की डीएसपी उनसे बात कर रहे हैं। ये एक्चुअली पहली फोटो है उनकी, जब पहली दफ़ा उनको 1927 में गिरफ्तार किया गया था। तो ये पुलिस ने चोरी से ली थी। तो इसके साथ डीएसपी मतलब है जो उसमें मतलब उनसे बात कर रहा है। तो लेकिन दिस इज मोस्ट नेचुरल। और इसी में जो उनका वो वायमन एथिस्ट है जिसमें उन्होंने पूरी ऑटोबायोग्राफी लिखी, इसका जिक्र है कि मेरे साथ किस तरह साइकोलॉजिकली वो मुझे रहना चाहते थे और मैं ये था कि मैं अपने बालबूते पे जीऊं। म्यूजियम में हमने वो वारंट देखा जिसमें शहीद भगत सिंह को फांसी दिए जाने का जिक्र था। इस म्यूजियम में वो कलम भी रखी है जिसको सजा के ऐलान के पास तोड़ा गया था। म्यूजियम में शहीद आजम के साथियों से जुड़े कुछ सामान भी रखे गए हैं ताकि हिंदुस्तान उन्हें कभी भुला ना पाए। ये भारतीय इतिहास के वो सबूत हैं जिनका जिक्र अक्सर दबा दिया जाता है। ये आपको दिखा दें कि ये डेथ वारंट है। ये डेथ वारंट है। उसमें जैसे 7 PM लिखा हुआ है क्योंकि वो इंटरेस्टिंग है। नहीं तो नॉर्मली मॉर्निंग में दी जाती। तो इसमें वो इतने डरे हुए थे कि दे वांटेड, और फिर उसके बाद इमीडिएटली दे वांटेड टू डिस्पोज ऑफ हिज बॉडी। तो वो पीछे पीछे से ही लेके गए। पर माई मदर फॉलोड दैट। माई मदर जो हैं वो पूरा मतलब उनको फॉलो करके वहाँ पहुँचे। ये फांसी का सीन बनाया गया, तैयार किया गया, और ये सेंसर है। अच्छा, ये पूरा क्रिएट किया हुआ है कि फांसी गिरने का मतलब कि साउंड इफेक्ट्स और ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन ये क्या एजुकेट करेगी वो हमें पता नहीं। ये शहीद सुखदेव का कुल्ला है। ये शहीद सुखदेव की निशानी थी। एक इसमें मतलब राजगुरु के मौजे थे। अच्छा। वो जब पहले हमने रखे यहाँ पर तो वो कोई चोरी करके ले गया। तो वो पागल आदमी के इमोशनल ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो वो कहीं उसने जुती वो जला जलू दी वो। लेकिन ये भगत सिंह की मतलब शेविंग के लिए कुछ मतलब पाउडर वगैरह है। अच्छा। ये वो कलम है जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से हमने फिर यहाँ शिफ्ट की। जिसको तीनों में फांसी लगी थी। तो ये निब तोड़ देते हैं, इसमें थोड़ा बड़ी फैंसी थी। अभी वो रंग खत्म हो रहा है। उस समय जमाना था इस तरह दवात के साथ दवात भी वही, और वो तोड़ देते थे। हाँ। लेकिन ये है कि वो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में क्यों गई, वो इसकी कहानी बताती है कि डर उधर था कि अगर आप मतलब डरे नहीं तो उसमें करेंगे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जब नेशनल असेंबली में बम और पर्चे फेंककर इंकलाब के नारे लगाए थे तो बहुत से लोगों को यह बात अखरी थी। अहिंसावाद का नारा देने वालों ने इसे हिंसक कार्रवाई बताया था।
लेकिन इतिहास जानता है कि तब जानबूझकर वो बम वहां फेंका गया जहां से किसी को चोट ना पहुंचे। उस संदेश को लोगों को समझाने के लिए इस म्यूजियम में ये नेशनल असेंबली की नकल बनाई गई है। ये एक्चुअली रेप्लिका है असेंबली। ये वो असेंबली है जहां पर जैसे उसको दर्शाया गया है यहाँ पर। हाँ, ये उसको इफेक्ट क्रिएट करता है। तो ये इस तरह से था ना ये इस तरह थी। और उन्होंने एक्चुअली तो है कि मतलब उन्होंने बड़े कैलकुलेटेडली, क्योंकि अगर आप अपनी बात करना चाहते हैं, और बात क्या थी, वो कहते हैं कि 3 चीज़ों के लिए मैं ज़िंदगी लगा रहा हूँ। एक तो है कि मैं एक नारा दे रहा हूँ जो पूरा समझदारी पैदा करेगा, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। और साम्राज्यवाद क्या है? जब एक देश दूसरे देश को लूटता है, वो किसी तरीके से भी लूटे, सीधा लूटे या आपको लोन दे के फिर बाद में लूटे, लेकिन वो कहते हैं कि जब तक वो लूट है तब तो लोगों की ज़िंदगी में कोई मतलब जो है खुशी नहीं आ सकती। तो ये नारा वो कहते हैं अगर लोग समझ जाएं तो मुझे मेरी ज़िंदगी की कीमत मिल जाएगी। और 2 कानून बन रहे थे कि निजी आज़ादी जो है वो छीन सकते हैं, किसी को कब भी पकड़ के कहीं भेज दें। तो उन्होंने कहा कि अगर निजी आज़ादी नहीं है तो फिर संपूर्ण आज़ादी कैसे होगी। इसी म्यूजियम के पास है शहीद भगत सिंह का पैतृक घर, जहां हर गर्मी की छुट्टियों में भगत सिंह आया करते थे। शहीद भगत सिंह के भांजे जगमोहन सिंह बताते हैं कि भगत सिंह को आम बहुत पसंद थे, इसलिए वो हर छुट्टियों में आम का मजा लेने के लिए यहाँ आया करते थे। प्रोफेसर साहब, जो उनके बचपन की कुछ यादें, यहाँ एक घर है सजोई हुई हैं, मतलब वहाँ पर वो कभी कभी आते थे, आपने भी इस बारे में जिक्र किया था, वो देखना चाहेंगे कि किस तरह से वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उस घर के साथ क्यों लिया, उनके दादा लेके आते थे, इसलिए कि कुछ असूल उस घर के साथ जुड़े हुए हैं। वो सिर्फ मकान नहीं है, और वैसे भी हर घर जो है उसके साथ बहुत कुछ जुड़ा होता है जिससे आप प्रेरणा लेते हैं, सीखते हैं। तो उनके दादाजी उनको हमेशा गर्मी की छुट्टियों में यहाँ ये दुआबा जो है वो आम के लिए बहुत मशहूर था। अच्छा। तो आम चूसने के लिए तो उनको आम पसंद थे? बहुत आम पसंद थे, लेकिन वह एक जलियांवाला बाग के बाद उन्होंने नहीं खाए, क्योंकि मेरी माता जी ने रखे हुए थे उनके लिए। वो कहते नहीं, इतना मेरा मन खराब है मेरे। तो फिर यहाँ पर उसी पे एक हाल खड़ा किया मेरे मदर ने लोगों की मदद से, और उस हाल में मुझे मौका मिला, मैंने उसमें एक म्यूज़ियम बना दी थी ताकि भगत सिंह के साथ आप पूरे आज़ादी के इतिहास को देख सकें कि जैसे जैसे वो बढ़े हैं। अब हम पहुँचे हैं शहीद आज़म सरदार भगत सिंह के घर पे, और मेरे साथ उनके भांजे प्रोफेसर जगमोहन साथ में हैं। अब सारी चीज़ें हम समझेंगे, और ये घर उतना ही खूबसूरत है जितनी खूबसूरत उनकी सोच थी, जितना खूबसूरत सपना उन्होंने देश के लिए देखा था। भगत सिंह के दादाजी ने मतलब क्योंकि जब बंटवारा होता है तो फैमिलीज़ में, तो इसको उन्होंने वैल्यूज़ की वजह से इसको रखा, और भगत सिंह को वो यहाँ लेके मतलब हर गर्मी में आते थे। ये एक चीज़ समझना चाहेंगे, ये यहाँ पर ये मतलब है कि डिफरेंट पार्ट है, मतलब कमरे हैं, मतलब ऊपर सीढ़ियाँ जाती हैं, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये कुआं जो है। अच्छा। तो ये मतलब गांव में कॉमन कुआं भी बनाया गया कि यहाँ से सबको पानी जो है मिलेगा। अच्छा। तो शुआशात के खिलाफ मतलब उन्होंने यहाँ से शुरू किया कि हर जो पानी है वो सबका साझा है। तो ये चूल्हा है जिस पे बैठ के हमारे नानी जी रोटी बनाया करते थे, ये चूल्हा है। तो इसको मेंटेन करवाया कि ये याद रहनी चाहिए। प्रोफेसर साहब, वो कहा जाता है ना कि जिस तरह से आपका जो रहन सहन हो, आपका खाना हो, उसी तरह से सोच भी उतनी होती है। पवित्र खाएंगे, दोनों चीज़ें इकट्ठी चलती हैं। ये मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा दर्शकों को, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं यहाँ पर। और धीरेन्द्र जी इसको ज़रूर दिखाइए। एक एक बर्तन जो है ये वो है कि वो सब मतलब इसी तरह ये रसोई है, इसमें शायद बर्तन। भगत सिंह को पता है कि जब वो 21 साल में जाके ब्रिटिश सिस्टम को चैलेंज करने गया, तो उसके बाद उसे पता है कि इसके आगे कदम क्या है। इसीलिए दोस्तों ने उन पे क्या क्या तुम ही कर सकते हो, दूसरे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्ट्रेटजी बनानी है, आपने करना है। और उनके साथी कहते हैं कि और वो साथियों का भी ख्याल रखते थे। जो परिवार की बात की कि वो हर परिवार के व्यक्ति की भी, जैसे मैंने अपने मदर के बारे में बताया, छोटे भाइयों को उन्होंने जो संदेश दिया, माता जी को हमेशा कहते थे कि भी आप
मतलब क्योंकि जज्बाती उनको पता है, तो आप नहीं आएंगे मेरी लाश लेने के लिए, क्योंकि आप जज्बाती हो जाएंगे तो लोग आपको संभालेंगे, मुझे भूल जाएंगे। तो मतलब तरीके से बात, हर तरह की चीज़ वो समझाते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब हमारे से जुड़ने का, और आपने बहुत सारा जो ज्ञान है भगत सिंह जी के बारे में दिया है, शहीद आज़म के बारे में दिया, और कई चीज़ें जो लोगों को नहीं पता आपके माध्यम से हमें। तो आखिर में चलते चलते मैं यही बात कहूँगा कि राख का हर एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है, मैं ऐसा पागल हूँ जो जेल में आज़ाद है। वीडियो जर्नलिस्ट धीरेन्द्र साहू के साथ अमित भारद्वाज, पंजाब नया शहर। और आज आपको यह भी समझना चाहिए कि भगत सिंह कैसे भारत का सपना देखते थे। इसे आप कुछ पॉइंट्स में समझिए। पहली बात, भगत सिंह ने मार्च 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। 1928 में उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था। इन संगठनों के नाम से ही आप ये समझ सकते हैं कि भगत सिंह के विचारों में सिर्फ आजाद भारत के लिए ही जगह थी। दूसरी बात, भगत सिंह ऐसे भारत का सपना देखते थे जहां हम अपनी धार्मिक पहचान की बजाय अपनी भारतीय पहचान को महत्व दें। तीसरी बात यह कि वो ऐसा भारत चाहते थे जहां धर्म से ज्यादा नागरिकों के स्वतंत्र अधिकारों की बात हो। और चौथी बात यह कि वो आजादी को राजनीतिक बंधनों तक सीमित नहीं मानते थे, बल्कि उनका मानना था कि आर्थिक और सामाजिक आजादी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। पांचवी बात यह कि वो ऐसे भारत का सपना देखते थे जो शोषण, अन्याय, असमानता, अंधविश्वास और अज्ञानता से मुक्त हो। और आखिरी बात यह कि भगत सिंह ऐसे भारत की कल्पना करते थे जहां लोगों के बीच आपसी भाईचारा हो। वो सांप्रदायिक दंगों की मानसिकता को लेकर हमेशा से चिंतित रहते थे। तो वो ये बातें हैं जिनसे पता चलता है कि भगत सिंह असल में कैसे भारत का सपना देखते थे। और हमें लगता है कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद तो हो गया, लेकिन उन्होंने जिस भारत का सपना देखा था वैसा हमारा देश आज भी बनने के लिए संघर्ष कर रहा है। और अब हम आपको जल्दी से शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्य बताते हैं। जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तब शहीद भगत सिंह की उम्र सिर्फ 12 साल थी और तब वो अपना स्कूल छोड़कर जलियांवाला बाग पहुंच गए थे। यहां से वो कुछ मिट्टी उठाकर अपने घर ले गए थे जिसमें मारे गए लोगों का खून भी था। जब भगत सिंह के माता पिता उनकी शादी करवाना चाहते थे तो वो अपना घर छोड़कर उत्तर प्रदेश के कानपुर चले गए थे और तब उन्होंने अपने माता पिता से कहा था कि अगर मैं गुलाम भारत में शादी करूंगा तो मेरी दुल्हन मेरी मौत होगी। फांसी की सजा से पहले उन्होंने पंजाब के तत्कालीन राज्यपाल को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने ब्रिटिश सरकार से कहा था कि उन्हें फांसी देने की बजाय गोली मार दी जाए। भगत सिंह ने सुखदेव और राजगुरु के साथ जेल में 116 दिनों की हड़ताल की थी और इस हड़ताल ने ब्रिटिश सरकार की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। भारत की आजादी के लिए भगत सिंह ने ही इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। शहीद भगत सिंह की उम्र जब सिर्फ 8 वर्ष थी, तभी से वो ब्रिटिश सरकार को भारत से भगाने की बातें करने लगे थे। यही नहीं, सिर्फ 23 साल की उम्र में उन्होंने फांसी के फंदे को आजादी का आभूषण समझकर अपने गले में डाल लिया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि क्रांतिकारी सुखदेव थापर ने ही भगत सिंह को सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के लिए मनाया था। सुखदेव ने तब भगत सिंह से कहा था कि वो इस काम के लिए बिल्कुल सही व्यक्ति हैं। इसके अलावा शहीद राजगुरु सिर्फ 16 साल की उम्र में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गए थे। राजगुरु जब 6 साल के थे तभी उनके पिता की मौत हो गई थी। तो ये आजादी के मतवालों से जुड़ी वो रोचक बातें जिनके बारे में लोगों को कम ही पता है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.